I welcome you all to this class. Topics for discussion in this class are intermediate goods, final goods, difference between intermediate goods and final goods, is a good intermediate or a final good, how we will identify it. Then we will discuss about consumer goods and its types, then difference between capital goods and producer goods, then difference between capital goods and consumer goods. Then we will discuss about all machines are not capital goods, and in the last we will discuss about the aggregate consumption expenditure. So let us discuss about the intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है ताकि उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सके या फिर उसको रीसेल किया जा सके ताकि उससे वैल्यू एडिशन की जा सके। और ये जो गुड्स हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर रहती हैं, मतलब दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दीज आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी ये गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस इन्होंने अभी नहीं किया है। दीज आर नॉट आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन and therefore these are not ready to be used by their final users. फाइनल यूज़र्स जो हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं फाइनल गुड्स के। क्योंकि ये फाइनल गुड्स नहीं है इसलिए ये फाइनल यूज़र्स के लिए रेडी भी नहीं है। दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र्स एंड दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और जब हम इसको मतलब प्रोडक्शन करते हैं इसको रॉ मटेरियल को यूज़ करके, तो उससे क्या एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो उससे क्या होता है वैल्यू एडिशन होता है। तो वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल। इसी तरह से ये जो गुड्स हैं इनको रीसेल किया जाता है फॉर प्रॉफिट पर्पस। तो जब रीसेल करते हैं तो भी यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं, मतलब वो भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन है। और ये जो गुड्स होती हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। दीज गुड्स आर नॉट एडेड इनटू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। So let us discuss about the final goods. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production. ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुकी हैं and these goods are ready to be used by their final users. So ऐसी goods जो these are outside the boundary line of production, कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुकी है, मतलब अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल चुकी हैं। Therefore these goods are ready to be used by their final users. Now who are the users of final goods? तो फाइनल जो गुड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती हैं और दूसरी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों ही इसके यूज़र होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो उसमें जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर का। अभी जो ब्रेड एंड बटर है उसको कौन यूज़ करता है? कंज्यूमर। और ये फाइनल गुड है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुकी है और कंज्यूमर इसको यूज कर रहा है, तो ये क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड। ऑन द अदर हैंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? जिसको प्रोड्यूसर जो है एज द फाइनल गुड्स यूज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। अब ये जो गुड्स हैं ये क्या हैं? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हैं, लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। और ये जो गुड्स हैं दीज आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करते हैं। ये जो गुड्स होती हैं ये लंबे टाइम तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं या इसको कंज्यूमर्स यूज करते हैं। वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस गुड्स, क्योंकि ये फाइनल यूजर
तक पहुंच चुकी होती है तो उसके बाद ये इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। एंड दीज गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर द प्रॉफिट। अब ऐसा भी नहीं है कि इन गुड्स को, क्योंकि फाइनल गुड्स हैं, कंज्यूमर के पास जो है वो उसको कंज्यूम करेगा, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जब वो इसके फाइनल यूजर के पास पहुंच चुकी हैं तो वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए है, नॉट फॉर रीसेल। एंड लास्ट पॉइंट इज इट्स वैल्यू इज एडेड इनटू नेशनल इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है, उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। Now let us discuss about the difference between the intermediate goods and final goods. So पहला difference क्या है? That intermediate goods lies within the production boundary line. ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जबकि फाइनल गुड्स जो हैं दीज आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल चुकी होती हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दीज आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स, वाइल फाइनल गुड्स दीज आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये रेडी होती हैं उनके फाइनल यूजर्स के लिए। और फाइनल यूजर का जैसे हमने ऑलरेडी जिक्र किया है कि ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही होते हैं। और फाइनल कंज्यूमर गुड्स का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है वो है ब्रेड एंड बटर। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हो इसके। और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं जिसमें जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, एक तरह से लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स हैं प्रोड्यूसर की, और प्रोड्यूसर इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा है लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हैं दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जबकि फाइनल गुड्स आर नॉट यूज्ड एज द रॉ मटेरियल, उसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हैं। एंड वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल इन द इंटरमीडिएट गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में से गुजर रही है, तो इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, जबकि फाइनल गुड्स जो हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुकी है, इसलिए इसमें वैल्यू एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो रीसेल के लिए अवेलेबल होती हैं, उसको रीसेल किया जाता है प्रॉफिट के लिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बुक सेलर जो है बुक्स बेच रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जितनी भी चीज़ें किसी भी शॉपकीपर के पास सेल के लिए है या रीसेल के लिए है, उसको बेचा जा रहा है खरीद करके, तो वो सारी की सारी गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बट फाइनल गुड्स आर नॉट रीसोल्ड फॉर द प्रॉफिट। फाइनल गुड्स जो हैं उनको प्रॉफिट के लिए रीसेल नहीं किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, but on the other hand the value of final goods is being added into the national income. So these are the differences between the intermediate goods and the final goods. Now let us discuss whether a given good is a intermediate good or a final good. So it depends on the end use of the product. कि कोई भी वस्तु जो है वो, कोई भी हमें गिवन प्रोडक्ट दिया हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड है या फिर ये फाइनल गुड है। तो ये डिपेंड करेगा उस गिवन प्रोडक्ट के एंड यूज़ पर कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ के हिसाब से ही वो इंटरमीडिएट गुड या फिर फाइनल गुड जो है वो कहलाएगी। तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर। जैसे अगर हम शुगर की ही बात करें तो जिस शुगर को प्रोड्यूसर जो है वो स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उससे एक तरह से वैल्यू एडिशन हो रहा है और वो अभी स्टिल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। तो इसको हम कहेंगे कि जो शुगर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स, ये इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जब वही शुगर जो है उसको हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ करता है फॉर मेकिंग टी और एनी अदर यूज़ इन द हाउस होल्ड, तो उसको हम कहेंगे ये फाइनल गुड है।
तो अगर वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी, लेकिन जब उसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है एज ए फाइनल प्रोडक्ट तो वो क्या कहलाएगी, वही चीज़ जो है वो आपकी फाइनल गुड कहलाएगी। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें कि जो पेपर यूज्ड बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग, जैसे पब्लिशर जो है प्रिंटिंग के लिए जिस पेपर का जिस कागज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, क्योंकि जो पब्लिशर है वो उसको यूज़ कर रहा है और उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है, ये अभी स्टिल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। बट द पेपर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो हैं जिस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए राइटिंग के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, वो फाइनल गुड है, बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर फाइनल यूज़। जबकि जो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर यूज़ हो रहा है वो एक तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है और उसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, और इसको जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको बेचा भी जाएगा, रीसेल के लिए भी है। सो इसलिए हम उस पेपर को जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ हो रहा है उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, लेकिन अगर वही पेपर जो है एक स्टूडेंट के द्वारा यूज़ हो रहा है अपने राइटिंग वर्क के लिए तो फिर वो गुड आपकी फाइनल गुड बन जाएगी। इस तरह से आपको ये समझना है कि कोई सा भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट एक समय में इंटरमीडिएट हो सकता है और दूसरी सिचुएशन में वो फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। सो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। एक और चीज़ इसमें हम ले सकते हैं इसके रेफरेंस में कि एनीथिंग विच इज़ परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, कि जिसको प्रोड्यूसर्स जो हैं वो परचेज करते हैं और फिर रीसेल करते हैं, वो सारी की सारी गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बट एनीथिंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट्स लाइक ट्रैक्टर्स यूज्ड बाय द फार्मर इज टेकन एज द फाइनल गुड। देखो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे प्रोड्यूसर जो हैं किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और उसको फिर रीसेल भी कर रहे हैं तो वो तो इंटरमीडिएट गुड होगी, लेकिन जिसको प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा है वो फिर आपका एक तरह से मतलब कि वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है बल्कि क्या है, वो फाइनल गुड है। जैसे प्रोड्यूसर के पास जो है, जैसे मान लो हम फार्मर की बात करते हैं कि फार्मर के पास जो ट्रैक्टर है वो क्या है, वो उसको द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है फार्मर के द्वारा, तो वो क्या चीज़ है, वो फाइनल गुड है। एंड गुड्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर द फाइनल गुड्स। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी अपने यूज़ के लिए अपने इस्तेमाल के लिए जिन चीज़ों को परचेज करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइनल गुड होती हैं, क्योंकि वो अपने एक तरह से फाइनल कंजम्पशन के लिए उसका जो है वो परचेज किया जा रहा है। देयर फोर दीज गुड्स आर नोन एज द फाइनल गुड्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि जिससे ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करके सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। सो दीज गुड्स आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो आपकी जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका पहला पॉइंट है कि दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इन चीज़ों को आप कई वर्षों तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कंजम्पशन में इनको कई वर्षों तक इनको यूज़ किया जा सकता है। एंड दीज गुड्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई प्राइसेस, और ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी महंगी होती हैं, मतलब हाई वैल्यू की होती हैं, इनकी कीमत ज़्यादा होती है। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं जनरली जिनको हम हर कोई घर में यूज़ करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको एक कंज्यूमर अपने घर में जब यूज़ करता है तो ये 10-15 वर्षों तक इनका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। तो जिन चीज़ों को आप सेवरल ईयर्स के लिए कंज्यूम कर सकते हो, जिनका यूज़ कर सकते हो कंजम्पशन के लिए, वो आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर,
कि आप जिसको 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा अधिक समय, 1-2 महीना, 2-3 महीने और 1 साल के ऊपर उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो गुड्स हैं दीज आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे शूज़ हैं या क्लॉथ है, क्रॉकरी है या फर्नीचर की कुछ आइटम्स होती हैं, तो जिनको हम 1 वर्ष या 1 वर्ष से थोड़े से अधिक समय के लिए जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको आप कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। थर्ड पॉइंट इज नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या इनको हम बोलते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। तो ये सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? विच आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, कि जिनको आप एक बारी में ही कंज्यूम कर लेते हो। और दूसरा है दीज आर रिलेटिवली ऑफ द लो वैल्यू, और ये जनरली क्या होती हैं, ये थोड़ी कीमत होती है इसकी, ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे मिल्क है या पेट्रोल है या ब्रेड है, इन चीज़ों को आप एक बार एक गिवन क्वांटिटी को कंज्यूम कर लेते हो तो इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड अगेन। इफ़ यू हैव 1 kg ऑफ मिल्क, इट इफ वंस यू हैव यूज्ड इट, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। सो दिस इज व्हाट, मतलब ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज। सो सर्विसेज क्या होती हैं? दीज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। ये क्या चीज़ होती है? नॉन मटेरियल गुड्स हम इनको कहते हैं, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जिससे इंसान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर है, सर्विसेज ऑफ ए टीचर है, सर्विसेज ऑफ ए कुक है, या और भी बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, उनके द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उन सबको हम सर्विसेज हेडिंग में डालते हैं। तो ये थी आपकी कंज्यूमर गुड्स। ये 4 तरह की होती हैं: ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स में और प्रोड्यूसर गुड्स में डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं और प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी गुड जो है वो कैपिटल गुड है या नहीं? तो उसके लिए उसकी कुछ फीचर्स हैं, उसको आपको मैच करना है। जैसे कैपिटल गुड्स जो हैं वो क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर होती है। मतलब वो क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की। और दूसरा क्या होता है कि उसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जितने भी फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, ये एक तो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और दूसरा क्या है कि इनको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा क्या है कि दीज आर ऑफ हाई वैल्यू, इनकी जो कीमत होती है वो ऊंची होती है, ज़्यादा कीमत की होती है, मतलब महंगी होती हैं ये चीज़ें। और नेक्स्ट है कि इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से इनका डेप्रिसिएशन भी होता है। और जैसे ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स भी हम इनको कहते हैं। तो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ द प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो एक बार फिर से मैं इनको रिकैप कर रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स जो होती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर fixed assets of producers. Second, these are used in the production process for several years. Third is these are of high value या high price. And fourth is these goods leads to the depreciation, इससे depreciation भी होता है। And एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हुआ आपका कैपिटल गुड्स। नाउ कमिंग टू प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीज़ें आती हैं। एक तो कैपिटल गुड्स आती हैं, मतलब कैपिटल गुड्स तो इसमें आएंगी आएंगी, सारी की सारी जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स का हिस्सा होती है। और दूसरा इसमें आता है गुड्स यूज्ड एज द रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। जैसे मान लीजिए सपोज एक गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन है जिसको हमने थ्रेड में कन्वर्ट करना है, तो जब उसको यूज़ कर लिया तो वो क्या है? दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। प्रोड्यूसर उसको एक बारी में ही यूज़ करता है।
लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या हैं, वो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं। उनको प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक उनका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा आता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे मैंने बताया, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आएगा, ऑल कैपिटल गुड्स। सारी की सारी कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स का हिस्सा होती हैं, मतलब ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स में एक एडिशनल चीज़ भी यूज़ होती है और वो होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स प्लस रॉ मटेरियल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल गुड जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स का एक हिस्सा है। प्रोड्यूसर गुड्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और कैपिटल गुड्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है। सो प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या शामिल होता है, कैपिटल गुड्स होती हैं और साथ में रॉ मटेरियल भी होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हेंस ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे की सारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स का हिस्सा है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी शामिल होता है जिसको आप कैपिटल गुड नहीं कह सकते हैं। सो देयरफॉर you need to remember that all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. So let us discuss the difference between the consumer goods and the capital goods. So first difference is कि जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, these goods lead to the direct satisfaction of human wants. कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करने से कंज्यूमर की जो वांट्स होती हैं उसकी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन होती है, जबकि कैपिटल गुड्स का यूज़ करने से ह्यूमन वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इट डू नॉट लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज कंज्यूमर गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। इसको कौन कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। जबकि आपकी जो कैपिटल गुड्स हैं, दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। और किस चीज़ के लिए करता है, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मतलब फर्दर प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि जो कंजम्पशन पर खर्चा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब कंज्यूमर गुड्स पर जो खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जबकि जो कैपिटल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, इट अफेक्ट द लेवल ऑफ वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि कंज्यूमर गुड्स से जो है वो वेलफेयर लेवल प्रभावित होता है और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित होती है। अगर कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो नेचुरली है वेलफेयर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगा। बट अगर अगर कंज्यूमर गुड्स की कमी रहेगी तो उससे वेलफेयर भी कम होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, इट अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। तो इससे क्या प्रभावित होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रभावित होती है और साथ में जीडीपी ग्रोथ भी प्रभावित होती है। अगर आपके पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ता है तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी का अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल गुड्स हैं, इट अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी एज वेल एज द जीडीपी ग्रोथ आल्सो। So let us discuss about the topic all machines are not capital goods। कि सारी की सारी मशीनें जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती है। Let us discuss about it। Capital goods are only those durable goods which are used as producer goods not as consumer goods। तो कैपिटल गुड्स जो हैं वो कौन सी होती हैं,
ये वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिनको एज प्रोड्यूसर गुड्स यूज़ किया जाता है, ना कि कंज्यूमर गुड्स। मतलब इनका जो इस्तेमाल है एज ए प्रोड्यूसर गुड्स किया जाता है और एज ए कंज्यूमर गुड्स इनका यूज़ नहीं होता है। और ये क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज इज़ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। अगर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिर्फ एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगी, ना कि प्रोड्यूसर गुड, ना कि कैपिटल गुड। एंड रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन द बिजनेस टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट इज द कैपिटल गुड। और अगर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल जो है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हो रहा है, चीज़ों को सेफ रखने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो फिर क्या कहलाएगा? वो आपका कैपिटल गुड कहा जाएगा उसको। मतलब दैट वुड नॉट बी द कंज्यूमर गुड एट दैट टाइम। तो प्रोडक्ट वही है, रेफ्रिजरेटर सेम है, लेकिन अगर घर में यूज़ हो रहा है तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, अगर बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो फिर कैपिटल गुड। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द सेम इज अ कार यूज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द पर्सनल यूज़। अब एक कार को कोई हाउस होल्ड जो है पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ये आपका एक तरह से क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। बट द कार यूज्ड बाय द टूरिस्ट कंपनी इज द कैपिटल गुड। कोई टूरिस्ट कंपनी है, उसके पास जो कार है, जैसे ओला है, ओला कैब्स हैं, या दूसरी तरह की कैब्स हैं, उबेर की हैं, तो ये जो डिफरेंट कंपनीज हैं इनके पास जो कार्स ये यूज़ करते हैं एज अ टूरिस्ट कंपनी टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द टूरिस्ट और द पब्लिक, तो वो जो कार इन कंपनीज के पास है वो क्या है? कैपिटल गुड है। बट अगर वही कार जो है किसी कंज्यूमर के पास है और वो हाउस होल्ड के पास है और उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर वो आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड मानी जाएगी। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज अ स्यूइंग मशीन और स्टिचिंग मशीन। एक जो कपड़े सिलने की मशीन है, अगर हाउस होल्ड के पास है, अगर किसी के घर में है और उसको घर में काम में यूज़ दिया जा रहा है, तो वो क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। मशीन वही है लेकिन क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। एंड द स्यूइंग मशीन विद द टेलर। और अगर कोई टेलरिंग का प्रोफेशनली काम कर रहा है, उसको एज ए प्रोफेशन वो काम कर रहा है टेलर का, तो उसके पास जो मशीन है वो क्या होगी? कैपिटल गुड। नाउ यू नीड टू डिफ्रेंशिएट कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास है, हाउस होल्ड के पास है, तो वो प्रोडक्ट आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर वही प्रोडक्ट जो है किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या किसी मतलब अर्निंग या प्रोडक्शन प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहा है, तो वो आपकी कैपिटल गुड कही जाएगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। So let us discuss about the aggregate consumption expenditure. Aggregate consumption expenditure refer to the total expenditure in the economy. इकोनॉमी के अंदर टोटल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम कहते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो कंजम्पशन पर खर्चा किया जाता है वो इसका हिस्सा है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन क्यों करता है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। सेकेंड कंपोनेंट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, किस लिए करती है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्सेस एंड फॉर मिड डे मील स्कीम्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पसेस। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए, जैसे डिफेंस फोर्सेस के लिए किया जाता है या मिड डे मील स्कीम्स के लिए किया जाता है या इसी तरह की बहुत सारे और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। एंड द लास्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ जो होते हैं, जैसे
एग्जाम्पल के लिए जो है एनजीओ है या टेम्पल है, टेम्पल में जैसे जो भी कंजम्पशन होता है, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारास में जो लंगर पे खर्चा होता है, इस तरह से जो भी बाकी जो चैरिटी पर्पस के लिए जो ये एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन पर, इस तरह के जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके एक्सपेंडिचर को भी हम एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। तो इस तरह से एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट है वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीन चीजें हैं जो इसका हिस्सा है। So if you find this video helpful to you, meaningful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.